बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, टाबरिया ने समझा वो जी। ग्रामीण बहनों और भाइयों, राम राम। देखो बहनों और भाइयों, करीब 1.5-2 साल होगी पूरी दुनिया के सामने एक भयंकर संकट आ गयो। अभी संकट को आप सबने पता है, वो संकट हो कोविड को, यानी कोरोना काल को। कोरोना के मां सारो कुछ चौपट हो गयो और पूरे विश्व की स्थिति लगभग चरमरा गई। बिम चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे मजदूर हो, सारा की आर्थिक स्थिति पर इको फर्क पड़ो और देश के सामने एक भयंकर संकट आ गयो। और सबसे ज़्यादा स्थिति खराब हुई शिक्षा की, यानी आपने टाबरा की शिक्षा बा बिल्कुल चरमरा गई, शिक्षा चौपट होगी। इसी स्थिति में भी कुछ संस्था कुछ शिक्षा आगे बढ़ाई और कुछ संस्था ऐसी भी ही जो कि ऑनलाइन या कोई तरीके से शिक्षा दे के बच्चा आगे बढ़ाया। और बिकमा शिक्षा में भी विशेष आवश्यकता वाला टाबर आ, बाकी शिक्षा कोरोना काल में क्या दी गई या क्या दी जा रही है, बी की जानकारी लेके आज अपनी चौपाल में पधारी है श्रीमती अनुराधा गोस्वामी। आप प्रिंसिपल है साप्ता शक्ति आशा स्कूल जयपुर में कार्यरत है। गोस्वामी मैडम, चौपाल में बहुत बहुत स्वागत। राम राम। राम राम सर। जहाँ आप बात करा के कोविड काल में पूरे दुनिया की स्थिति खराब हुई और जो जिम्मो आप लोग देख रहा हो कि वह ही विशेष आवश्यकता वाला टाबर बाकी शिक्षा को जिम्मो आप विशेष आवश्यकता वाला टाबर किन कौन सा बच्चा ने माना कि ये विशेष आवश्यकता का ही अन्य शिक्षा को प्रबंधन की जरूरत है, भी की जानकारी हो जा। सर देखिए, जब हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात करते हैं तो इसमें वो सभी बच्चे या हम बोलते हैं कि बालक बालिकाएं आते हैं जो किसी भी तरह से दिव्यांग हैं या दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उन्हें क्या होता है किसी भी कार्य को करने के लिए विशेष दिशा निर्देश की ज़रूरत होती है, इसलिए उन्हें हम विशेष आवश्यकता वाले बालकों की श्रेणी में रखते हैं। इसके अलावा इसमें एक श्रेणी वो भी आती है जो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, मतलब बहुत जल्दी से सीख जाते हैं। और ये दोनों श्रेणियां इसलिए आती हैं क्योंकि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं वो जिनको हम दिव्यांग कहते हैं, वो बहुत धीरे बहुत आराम से काम होकर सीखते हैं चीज़ों को, लेकिन जो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या गिफ्टेड बच्चों की बात करते हैं वो बहुत जल्दी से सीख जाते हैं। तो दोनों के लिए ही विशेष दिशा निर्देश की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए दोनों तरह के बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में आते हैं। तो दर्शकों, गोस्वामी मैडम आ बात बताई है कि जक्के बच्चे के शरीर में एक साधारण हुआ नॉर्मल है भी की बजाय कोई न कोई कमी हुआ बिन आप दिव्यांग बोले और बिन विशेष चीज़ की जरूरत हुआ वो विशेष आवश्यकता वाला टाबर हुआ। मैडम आप जिक्र करा कि विशेष आवश्यकता वाला टाबर उम्र यानी उम्र को एक तकादो हुआ कौन सी उम्र के टाबर ने और कट्ठे नीची उम्र कम से कम क्या होनी चाहिए, ऊपर कट्ठ तक की बन शिक्षा दी जा सके, इसकी भी जानकारी को खुलासा हो जाए लोग आपके टाबरान शिक्षा दिलाओ। बिल्कुल सर, ऐसा है कि जैसे शिक्षा सब बच्चों के लिए हम 3 साल से मानते हैं कि आवश्यक है, वैसे ही जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी शिक्षा भी 3 साल से हम मानते हैं कि उन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि वो उनका अधिकार है। तो 3 साल से लेकर 14 साल की उम्र तक हम उन्हें जो भी जिसे हम बोलते हैं क्रियात्मक शिक्षा, फंक्शनल एकेडमिक्स जो बोलते हैं, या अगर बच्चे का लेवल है कि वो अच्छा एकेडमिक रखता है, शैक्षणिक स्तर अच्छा है बच्चे का, तो हम उसे वो शिक्षा देते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि हम उसकी शिक्षा के साथ में उसकी व्यावसायिक गतिविधियों के ऊपर भी उसे शिक्षा देना शुरू करते हैं। जैसे 14 साल से ऊपर वाले बच्चे को हम पूर्व व्यावसायिक शिक्षा भी देते हैं, और जब 18 साल का हो जाता है तो उसे पूरी तरह से व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। उसका कारण ये होता है कि आगे चल के बच्चा आत्मनिर्भर हो सके, अपना रोजगार कमा सके। तो थोड़ा सा हम उसकी शिक्षा को पहले से शुरू करते हैं, क्योंकि जैसा अभी हमने पहले बात की कि वो सीखने में टाइम लेते हैं, तो उनका जो टाइम पीरियड है हम पहले से लेके चलते हैं, ताकि बच्चा भविष्य में अच्छी तरह से किसी भी काम को कर पाए या आत्मनिर्भर हो पाए। उसे मतलब एक अच्छा टाइम मिल जाए किसी भी हुनर को सीखने के लिए और उसे फिर करने के लिए। चलो हुनर की आप बात करा कि टाइम मिल जाए, टाइम तो बहुत हो लेकिन बंद हो की बैठिया, साधारण बच्चा ही बैठिया तो विशेष योग्य जन बच्चा तो बैठना ही आ। बीसी स्थिति में 1.5 साल यानी लगभग 18-20 महीना अगर शिक्षा से बच्चों वंचित रह जा तो वो अगर वो कुछ जाने वो भी भूल जा। इसी स्थिति में को ऑनलाइन शिक्षा को या और कोई दूसरों तरीकों की इसी शिक्षा की व्यवस्था ही की जानकारी भी जरूरी है। बिल्कुल सर,
क्या होता है ना सर, जैसे जो सामान्य स्कूल में या विद्यालय में बच्चे जाते हैं, उनका होता है कि एक समर ब्रेक हुआ, गर्मियों की छुट्टियां हुई, तभी भी याद होगा आपको कि कुछ हमको होमवर्क दे के छुट्टी करते हैं ताकि बच्चे का पढ़ाई सुचारू रूप से चले। तो जब हम स्पेशल बच्चों की बात करते हैं तो जैसा कोविड टाइम में हुआ, हाँ 21 दिन का जो टाइम पीरियड था कि जब एकदम अचानक से सब कुछ बंद हो गया, तब थोड़ा सा हम लोग भी सकपकाए थे कि अब कैसे करें, पर हम अपने बच्चों को छोड़ नहीं सकते। तो हमने यही तरीका निकाला कि ऑनलाइन हम शुरू करते हैं बच्चे से बात करना। जब हम धीरे धीरे बच्चों से बात करने लगे तो समझ आया कि जब हम बच्चा हमें पहचान रहा है ऑनलाइन, उसको ये समझ आ रहा है कि मेरा टीचर है, मुझे कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ मेरे से करने के लिए कह रहा है, तो फिर हमने ये विचार किया कि क्यों ना हम बच्चों को ऑनलाइन ही पढ़ाएं। जब सामान्य स्कूल अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो हम भी ऑनलाइन कराते हैं ना अपने स्कूल के बच्चों को, क्या दिक्कत है। या जो भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, एक बार करके देखते हैं कि ऑनलाइन वो लोग कितना परफॉर्म करते हैं, या हम कैसे उनके साथ में एक तालमेल बिठा सकते हैं उनको कुछ सिखाने के लिए। तो इस तरह से जब हमने प्रयास किया तो फिर हमें सफलता ही मिली। तो बच्चों ने बहुत अच्छी से परफॉर्म किया ऑनलाइन में। सफलता के साथ में बाधा तो जरूर आई होगी, क्योंकि कई बच्चा ही जगह सुनने में भी शायद कमज़ोर हो, उसके समझने में भी कमज़ोर हो, इसी स्थिति में क्यों हो? सर देखिए, हर अच्छे काम में रुकावटें तो आती है, बाधा हमारे काम में भी थी, पर उसका वो होता है ना कि अगर आप ईमानदारी से कुछ करना चाहते हो तो आपके पास उसके रास्ते भी निकल आते हैं। तो जब हमें भी यही प्रॉब्लम आई, क्योंकि हमारे अधिकतर बच्चे हैं वो मानसिक मंदता की श्रेणी वाले हैं, वो फ़ोन भी नहीं पकड़ सकते हैं, तो ऑनलाइन क्लास देना तो हमारे लिए बहुत बड़ा, ऐसे लग रहा था कि मतलब पहाड़ चढ़ने जैसा है। लेकिन हमने उसका भी सॉल्यूशन निकाला कि टीचर्स ने अपने, जो भी उसका टीचर था, छोटे छोटे से वीडियो 5 मिनट का, 2 मिनट का, वो बच्चों को बना के भेजे। और उनके जो अभिभावक थे उनसे हमने ये प्रार्थना की कि इसे आप बार बार दिखाएं बच्चे को, क्योंकि क्या होता है, अपने टीचर से बच्चे का एक रेपो सेट होता है, वो टीचर को समझता है, टीचर अपने बच्चे की आवश्यकता को समझती है, क्योंकि सब विशेष अध्यापक हैं जो इनके साथ में काम करते हैं, तो वो अपनी पढ़ के यही आते हैं कि कैसे बच्चों के साथ में काम करना है। तो इस टाइम पर भी उनकी जो उन्होंने विशेष शिक्षा ली थी वो काफ़ी काम आई। और टीचर्स की जो अथक प्रयास था कि वीडियो बना के भेजना है, फिर पेरेंट्स को बोलना है दिखाओ और बच्चे का क्या रिएक्शन है वो बताओ हमें, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंज करके फिर वापस से बच्चे के साथ काम कर पाएँ। चलो मैम, एक बात, टीचर खूब प्रयास करो, आप भी प्रयास करो, और मैं भी चूँकि शिक्षा से जुड़ रहा, मैं भी प्रयास कर रहा, लेकिन एक समस्या आ रही बहुत, इंटरनेट की प्रॉब्लम। कोई के मोबाइल को नहीं, जी। मतलब मोबाइल है तो इंटरनेट को नहीं, इंटरनेट है मोबाइल को नहीं, यानी यहाँ की चीज़ों की समस्या आई। ये समस्या से आपने यहाँ मुकाबलो करो? सर जैसे आम तौर पर ये हर एजुकेशन, मतलब जो भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं सब लोगों ने इस मुसीबत को झेला है, तो हमारे साथ भी यही मुसीबत थी, पर हमने इसका थोड़ा सा हल ये निकाला कि इन बच्चों के हमने त्रैमासिक या 1 महीने के ऐसे कार्यक्रम बनाए छोटे छोटे से, जो हम घर पे करवा सकते हैं, जिसे बोलते हैं कि परिवार आधारित कार्यक्रम या समुदाय आधारित कार्यक्रम। तो हम बच्चे का 1 महीने में क्या कराना है, कैसे कराना है, वो कार्यक्रम हम बनाते हैं और पेरेंट्स को जाके देते हैं। उसके बाद में हम फिर पेरेंट्स से उनका सहयोग मांगते हैं कि कैसे वो उसे करवाएंगे बच्चे के साथ में, या उनको कोई बाधा आ रही है तो किसी भी ढंग से, अगर नेट नहीं है कोई बात नहीं, आप सामान्य फ़ोन से हमसे बात कर लो कि मुझे ये समस्या आ रही है, मैं इसे अभी कैसे करवाऊँ। तो पेरेंट्स वो करते थे हमारे साथ में। फिर उसके बाद हम ये देखते थे कि कहाँ पे फैमिली को दिक्कत आ रही है, परिवार कहाँ पे रुक गया है बच्चे के साथ काम करने के लिए, तो हम उसको उसके ढंग से करते थे कि ठीक है, आपका बच्चा ये नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, हम बच्चे के लिए फिर अलग अलग पेज पे, एक एक पेज पे, जिसे हम वर्कशीट बोलते हैं, तो वो बच्चों के स्तर के अकॉर्डिंग बना के देते थे कि आपका बच्चा बहुत छोटा है, कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ मत करो, हमने एक आकृति बना दी, बॉल बना दी है आपके लिए, आपको सिर्फ बच्चे से उसमें रंग ही भरवाना है। तो ऐसी छोटी छोटी सी जितना हम इजी कर सकते थे कि परिवार के ऊपर भी ज़्यादा भार नहीं पड़े, मतलब माँ बाप को ऐसा नहीं लगे कि एक ही बच्चा थोड़ी है कि मैं इसी के साथ काम करूँ, तो उनका ये सोचते हुए कि उनके ऊपर भी बर्डन नहीं पड़े, तो हम उसको और छोटा करते थे। प्लस परिवार का हम हमेशा मनोबल बढ़ाए रखने की कोशिश करते थे। चलो, परिवार का आप मनोबल। एक चीज़ और है, अब चूंकि मेरी समझ में 1.5 साल के बाद में, 18 महीने के बाद में बच्चा हूँ, आपको संपर्क हुआ हो। हाँ जी। बीसी स्थिति में, जबकि नॉर्मल स्थिति होनी चाहिए शिक्षा की, कोनी शिक्षा में बच्चों जरूर पिछड़ो है, बिन बराबर लानो पड़ेगो, आगे बढ़ानो पड़ेगो। तो बी की दैनिक दिनचर्या, यानी आप जो की संस्था में, आप संस्था में पढ़ा रहे हो, भी शुरुआत कई तरीके से करोगा कि बच्चा चलो पीछे भूल गयो,
पिछड़ियो बिन बराबर ला मुख्य धारा में दौड़ने भी के लिए आप ये प्रयास करोगा? सर, अगर मैं आपके प्रश्न पे बात करूं इस वाले पे, तो मुझे लगता है कि हमने अपने बच्चे को कभी छोड़ा ही नहीं, है ना? चाहे हमारा कोविड में 2 साल का भी जो बच्चे से था कि ब्रेकडाउन है, पर हम हमेशा अपने बच्चों के टच में थे। ये नियम था हमारा कि कम से कम आपको एक बार तो बच्चे से बात करनी ही है, वो आपका फेस देखें। ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन। अब चूंकि अब रूबरू होना है, हाँ, बच्चे से व्यक्तिगत मुलाकात करनी है, बीसी स्थिति में बिल्कुल परिवर्तन मिलेगा बिम के बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उसके लिए भी हमने ये व्यवस्था की है कि जब ये बच्चे आ रहे हैं तो हम एक साथ नहीं बुला रहे सब बच्चों को। हमने ये करा है कि भाई अगर किसी बच्चे के अभी अभिभावक लाने की हालत में है, वो ये कहते हैं कि मैं अपने ऑन ले आऊँगा, या मेरे बच्चे को अभी ज़्यादा आने की ज़रूरत है आपके पास थेरेपी के लिए या किसी और ऐसी हेल्प के लिए, सहायता के लिए, तो फिर हम एक एक पेरेंट्स को बुलाते हैं बच्चे के साथ में। और इतना पूरा टाइम नहीं जो स्कूल का होता है उतना पूरा टाइम नहीं बिठाते हम। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के साथ में 40 मिनट काम किया हमने, 1 घंटा काम किया, ताकि वो बच्चा समझ पाए कि मैं फिर से स्कूल में आ गया हूँ और अभी मुझे यहाँ पे बैठना है, फिर मेरे और क्लास में मित्र आएंगे, उनके साथ भी मुझे वापस अपनी पुराने उसको सही ढंग से जीना है। तो उसके लिए हमारे को थोड़ा मेहनत एक्स्ट्रा ये करना पड़ा है कि एक एक बच्चे को अलग अलग सिटिंग दे के हमें वापस से उसके पुराने ढर्रे पे लाना पड़ रहा है। अच्छा, चलो अब आगे बात करा तो कोई भी विशेष योग्य जन होवे या विशेष आवश्यकता वाला टाबर होवे, बिन जरूरत रहे पहली बार तो परिवार के सहयोग की, समाज के सहयोग की या गांव के सहयोग की। तो परिवार के भी सहयोग की जरूरत है। कट्ठे परिवार बिन के तरीके से सपोर्ट करे, के तरीके से सहयोग करे ताकि बच्चों आगे बढ़े, पीछे नहीं आ सके। सर देखिए, अभी परिवार का सहयोग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब से ये कोविड लगा है तो हम सिर्फ एक मार्गदर्शक बने हैं बच्चे के लिए। सारा जो भी उसका कराना है, दैनिक दिनचर्या के कार्य हैं या कोई हमने बच्चे को क्रिया भी दी है जो करानी, तो वो सारा तो अभी परिवार ही करा रहा है ना। और साथ में ये होता है कि जब बच्चा अपने परिवार के साथ में कोई चीज़ करता है तो उस ज़्यादा उसका जो हम बोलते हैं ना सामाजिक स्तर बहुत अच्छी से बढ़ता है। उसके लिए हमें अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्या होता है, एक परिवार के अंदर उसके भाई बहन होते हैं या अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, तो जब वो ये चीज़ समझ जाते हैं कि हाँ ये बच्चा विशेष आवश्यकता वाला है, तो वो खुद से प्रयास करते हैं कि बच्चे के साथ में किसी ढंग से वो तालमेल बिठा सकें या बच्चे को समझ पाएँ, उसके साथ खेल पाएँ। तो इससे क्या होता है, बच्चे का कहीं ना कहीं उसका सबके साथ में एक विकासात्मक जो चरण होता है बहुत अच्छी से बढ़ता है, और बच्चा सोसाइटी में अपने आप को अच्छी तरह से इस्टेब्लिश कर पाता है। उसका आगे फ़ायदा ये होता है हमको कि जब बच्चे के लिए हम रोज़गार की बात करते हैं, जब हम पुनर्वास की बात करते हैं बच्चों की इस तरह की, तो जो उनकी कम्युनिटी होती है या जो समाज के लोग होते हैं वो आगे आते हैं उस टाइम पर। फिर उनको ये लगता है कि नहीं, हमने इस बच्चे को बचपन से बढ़ते हुए देखा है, हमने इसके साथ काम किया है, हम बच्चे की काबिलियत जानते हैं, उसका काम करने का स्तर जानते हैं, तो फिर ऐसे लोग उसकी सहायता के लिए आगे आते हैं कि चलो हम रोज़गार देते हैं इसको, या हमारा चलो वो बहुत बड़ा सा गोदाम है और हमने देखा है कि बच्चा बहुत अच्छी से आपका काउंट कर लेता है, दिशा निर्देश अच्छी तरह फॉलो करता है, तो चलो मैं अपने पास इसको काम दे देता हूँ। तो इस तरह से सर परिवार से सोसाइटी, समाज हमारा या एक कम्युनिटी की हम बात करते हैं तो सब बहुत अच्छी से सहायता करने के लिए आगे आते हैं। गांव, आप चूंकि आप तो अध्यक्षता प्रधान हो जयपुर शहर में, जी सर। गांव में दूरस्थ राजस्थान या भारत बहुत दूर दूर गाँव में बसे हुए बैठे भी टाबर विशेष आवश्यकता ला रहे, बैठे प्रॉब्लम है, लाइट की समस्या है, इंटरनेट की समस्या है, मोबाइल की समस्या है, आर्थिक तंगी, यानी इस परेशानी के सिवाय मेरी समझ में कोई भी एक भी पॉइंट इश्यू को नहीं जो विषय विशेष स्थिति में भी टाबर ने भी आपने शिक्षा देनो है, बिन भी मुख्य धारा में लानो है, समाज में बिन वंचित नहीं रहने देना, आगे लानो है, तो बिन समाज को आप लोग जैसा को के सहयोग होना चाहिए ताकि वह लोग भी आगे बढ़े। सर देखिए, हमारे भी बच्चे ऐसे हैं जो दूर दराज के गाँवों में हैं, और कोविड के टाइम पे जब सबको लगा कि भाई कुछ भी हो सकता है, तो अधिकतर जो परिवार थे सिटी से शहर में, वो गाँवों में पलायन कर गए। वहाँ पे ये समस्याएं जो आप बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी हमने, जैसे गाँव के सरपंच हैं या कोई मुखिया होता है किसी क्षेत्र का, तो हम कोशिश करते हैं उनके लेवल तक जाके उनसे बात करें कि इस बच्चे के लिए हमें क्या सहायता करनी है और किस तरह हम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि नेट अवेलेबल है कि नहीं या फ़ोन है कि नहीं माँ बाप के पास, लेकिन एक बातचीत का जरिया तो है हमारे पास, हम उससे बात कर सकते हैं। वहाँ हम ये प्राथमिकता रखते हैं कि किसी भी तरह से हम बच्चे के लिए जो उसका
काम हम जो सिखाना चाहते हैं वो पूरी तरह से क्रिया पर आधारित हो, जिसे हम एक्टिविटी बेस्ड बोलते हैं। तो हम बच्चे को वो सिखाने की कोशिश करते हैं। सपोज़ कीजिए कि बच्चा गाँव में है, ना बिजली है, कुछ नहीं है, उसके पास उसके फादर हल ही चलाते हैं। तो फिर हम उसके परिवार को ये बताने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, आपका बच्चा विशेष आवश्यकता वाला है, पर कहीं ना कहीं इसमें ये ताकत तो है, शारीरिक रूप से फिट है, थोड़ा सा ठीक है, समझ आता है, बच्चे को समझने में ज़्यादा टाइम लगता है या वो थोड़ा देर से समझता है, पर शारीरिक क्रिया बराबर कर सकता है, तो आप इसे खेत में क्यों नहीं ले जाते? आप इसे अपने साथ काम क्यों नहीं करवाते हैं? आप जो भी फसल बो रहे हैं उसके बारे में बताइए, कैसे फसल करते हैं, काटते कैसे हैं। तो उससे क्या होता है, ये एक क्रियात्मक पढ़ाई हम कराते हैं बच्चे को। तो इस ढंग से ये है कि अगर बच्चा दूर दराज भी है, उसके पास नेट नहीं है या कैसा और समस्या है, लेकिन बच्चे का एक हम उसको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करते हैं। और हमारा जो मूल मंत्र है विशेष शिक्षा का वो यही है कि यंत्र पंथ हम बच्चे को आत्मनिर्भर बनाएं ताकि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। तो दर्शकों, अंतों तक अथवा आपने बच्चन आप आत्मनिर्भर बनानो है। आपने कन कुछ भी कोनी तो बिन कुछ और ने तो खेलने में डाल दो, और ने तो बिन रंग भराओ, चित्रकारिता कराओ, पेंटिंग कराओ, ताकि बच्चों क्रियात्मक प्रक्रिया कर पावे और बीच में वो आगे बढ़े। मैम, आज बात आवे कि शिक्षा है, गुणात्मक शिक्षा की जरूरत है। जी सर। जमानो कंपटीशन को है, प्रतियोगिता को जमानो है, तो गुणात्मक शिक्षा बच्चन के तरीके से दी जा, क्योंकि वो थोड़ी शिक्षा ग्रहण में हो सके कि लेट हो गए, विलम्ब से हो गए, और साधना को भी अभाव है, तो गुणात्मक शिक्षा तो बच्चन भी जरूरत हो है, बिल्कुल के लिए क्या करो जा। सर, हमारी अधिकतर शिक्षा गुणात्मक बोलते हैं ना, आकलन पर ही निर्भर होती है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि हम बच्चे को कोई क्रिया सिखा रहे हैं, हम फिर ये देखते हैं कि एक निश्चित टाइम तक बच्चे को सिखाया है हमने, उसके बाद में हम जब उसका मूल्यांकन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बच्चा अभी वो पर्टिकुलर क्रिया करने के लिए कितनी सहायता पर निर्भर है। अभी वो पूरी तरह से क्रिया को आत्मनिर्भर होकर कर रहा है या वो अभी भी किसी तरह की और दूसरे की सहायता पर निर्भर है। कि कई बार होता है बच्चे क्रिया तो कर लेते हैं, उनको पता है मुझे ये करना है, फिर भी वो अपने जो सहयोगी खड़ा होता है ना, चाहे वो उसके माँ बाप हों, चाहे टीचर हो, चाहे भाई बहन हो, पर उसको देखता है कि मुझे कुछ इशारा कर दे तो मैं ये कंप्लीट कर दूँ, मैं इसे ख़त्म कर दूँ। इसका मतलब है कि बच्चे में अभी वो आत्मविश्वास नहीं आया जो हमें चाहिए उसके अंदर। तो हम इस ढंग से देखते हैं कि अगर मैंने बच्चे को एक काम दिया है और बच्चे ने फुल विश्वास के साथ में उस काम को ख़त्म कर दिया या वो कोशिश कर रहा है कि मैं ख़त्म करूं, तो हम समझ पाते हैं कि हाँ, जो हम कराना चाह रहे थे वो किस लेवल तक बच्चे ने उसे सही ढंग से किस स्तर पे आके उसे किया है। अच्छा, एक साधारण स्कूल है या नॉर्मल स्कूल बोला, बिम टेस्ट होवे, पाक्षी होवे या मासिक होवे या 2 महीना होवे या जांच होवे, तो बी तरीके से आप भी बच्चा जो सिखायो अभी को परख के तरीके से करो कि बच्चों की तो अचीवमेंट करियो, टारगेट कट तक बच्चों पहुंचे, तो भी को क्या मूल्यांकन करो? सर, हम जो मूल्यांकन करते हैं ना वो हमारा त्रैमासिक भी होता है, छमाही भी होता है और प्रतिदिन का भी होता है। तो वो शुरू से अंत तक के तरीके से भी? हाँ, जब हम ये बात करते हैं कि बच्चे को कोई बहुत बड़ी चीज़ सिखानी है, क्योंकि क्या होता है, हमारे जो बच्चे हैं विशेष तौर पे वो जो अपने दैनिक दिनचर्या के कार्य होते हैं उनमें पिछड़े हुए होते हैं, या अपने बारे में जो जानकारी उनको होनी चाहिए उसमें पिछड़े होते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य यही होता है कि पहले जो बच्चा अपने बारे में जाने, फिर औरों के बारे में जाने, या फिर वो पढ़ाई लिखाई पे आए। तो हम वहीं से लेते हैं उसका जो भी हमें लेना होता है ना, कि टास्क, जैसे हमारे नॉर्मल स्कूल में तो सिलेबस फिक्स होता है, इस क्लास के लिए ये सिलेबस है, ये पार्ट पढ़ाएंगे। ऐसे हमारा भी होता है कि हम उस बच्चे के लिए क्या टास्क ले रहे हैं और वो कितने टाइम के लिए ले रहे हैं। हम पहले साल भर के लिए लेते हैं कि साल भर के लिए अगर मेरे बच्चे का टास्क है कि मुझे बच्चे को अपने आप आत्मनिर्भर होकर कपड़े पहनना सिखाना है, फिर हम उसको 6 माही में बांटेंगे कि 6 माह में मैं क्या सिखा लूँगा और 6 माह में क्या मुझे आना चाहिए। फिर वो 6 माह को हम 3 माह में डिवाइड करते हैं कि 3 माह में मैं क्या लेके चलूँगा, मेरा बच्चा कैसे सीखेगा। ऐसे हम उसको करके प्रतिदिन पे लाते हैं। फिर हमारा मूल्यांकन भी ऐसे ही होता है उसका, कि हम देखते हैं बच्चा प्रतिदिन का जो काम है वो कितने ढंग से कर रहा है, या वो 3 महीने तक बच्चे को जब हमने शुरू में सिखाना शुरू किया था तब से लेके 3 महीने तक बच्चे ने कितना सीख लिया, वो कितना आत्मनिर्भर हो गया उस टास्क के अंदर। नहीं सीख पा रहा तो फिर हम वापस से देखते हैं अपने आप को कि हमने सिखाने में कहाँ गलती करी है, क्योंकि बच्चा तो सिर्फ सीखने की अवस्था में, सिखाने वाले तो हम ही हैं। तो हमने कहाँ गलती करी है हम ये देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि बच्चे ने क्या गलत किया है, हमें ये देखना होता है हमने क्या गलती की, फिर हम उसे अपना मूल्यांकन करके फिर अपने आप को वापस से करते कि हाँ, मुझे ऐसे सिखाना है बच्चे को।
तो बच्चे के साथ में सर हम अपना मूल्यांकन भी करते हैं, वो भी इसी ढंग से होता है। तो कहने को मतलब वो है कि मूल्यांकन बच्चे को नहीं, शिक्षक को है। बिल्कुल सर। अगर कहीं कमी है तो शिक्षक की कमी है। एक मैम, बच्चा क्योंकि कोविड काल चाल्यो और विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है, तो हो सके कोविड को वहाँ पर असर जल्दी हो जा, तो जी। बीच बचाने के वास्ते भी कौन कौन सी सावधानियां राखी, और कोई आपने प्रोग्राम देख रहे हो बन भी बताओ जाके ऐसी सावधानियां रखा कि बच्चों कोविड को शिकार नहीं हो जाए। सर इसके लिए हमने ये किया था कि जैसे टीवी पे अपने काम जितने कार्यक्रम चल रहे थे वो तो था ही कि आपको क्या सुरक्षा नियमों का ध्यान रखना है। हमने ये किया कि कुछ बच्चे जो बहुत अच्छी से बोल सुन सकते हैं या थोड़ा परफॉर्म कर सकते हैं, हमने उनके छोटे छोटे वीडियो बनाए कि स्लोगन बोलते हुए है, या बच्चे ने अपना ड्राइंग के थ्रू ये मैसेज दिया कि भाई बार बार हाथ धोने हैं हमको, या मास्क लगा के रखो। ऐसे छोटे छोटे वीडियो बना के हमने अपने जितने भी विशेष शिक्षा के ग्रुप थे उसमें सर्कुलेट किए। तो उससे क्या होता है कि जब बच्चा अपने जैसे बच्चे को देखता है तो उसे लगता है कि हाँ मुझे ये करना है। तो उससे ये हुआ कि उनमें थोड़ा सा अवेयरनेस आई, जागृति आई बच्चों में कि अरे ये बच्चा ऐसा कर रहा है, ये तो मेरा दोस्त है, मेरी क्लास में पढ़ता है। तो उससे बच्चों ने भी वो चीज़ों को अपने अंदर लाना शुरू किया। प्लस ये कि जब भी आप बात कर रहे हैं या पेरेंट्स उसके परिवार वाले बच्चे से बात कर रहे हैं, तो सबको ये कहा गया कि उसको बार बार आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चे क्या होता है शारीरिक रूप से थोड़ा जल्दी बीमार पड़ने वाले और ऐसे होते हैं, या खांसी जुकाम में उनको ध्यान नहीं होता। किसी बच्चे का ऐसा सिचुएशन है कि उसको बार बार लार गिरता ही रहता है मुंह से, वो मुंह बंद नहीं कर सकता, और यहाँ तो हमें मास्क लगाना है। तो फिर ऐसे बच्चे के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था हमें कि वो जब उसका लार ही नहीं रुक रहा तो मास्क कैसे लगाएंगे, वो तो गीला हो जाएगा, गीला होने से इन्फेक्शन होगा। फिर जैसे आपको पता है कि ब्लैक फंगस भी बहुत फैल रहा था, तो वहाँ पर फिर इस बात का ध्यान रखा गया कि अगर ये मास्क नहीं लगा रहा तो बस इसे किसी और तरीके से मुंह तक कवर करना है हमें, ताकि लार आके वहाँ पे बच्चे को परेशान नहीं करे। तो इन छोटी छोटी बातों का भी हमें इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम ऐसा कोई भी बच्चे के साथ में गतिविधि करते हैं या उसे जागृत करने की कोशिश करते हैं, तो हम पहले बच्चे की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं कि हमारे बच्चे की क्या आवश्यकता है, जिसके अकॉर्डिंग हम इसे बच्चे को समझा सकते हैं या उसे सिखा सकते हैं इस बारे में। यानी कहने का मतलब हो कि पहले स्वास्थ्य पहले, सबसे पहले। यस सर। एक मैम, अगर बच्चा ना आप पढ़ावा, तो जो साधारण बच्चों और विशेष साक्षरता वाले बच्चे की पढ़ाई को हिसाब एक ही लेवल है, तरीको वही होगा कि जहाँ गणित को टीचर गए गणित का सवाल बताया, विज्ञान को, इन फर्क की होगा, किस तरीके से बताओ बार। सर इसमें क्या होता है ना कि थोड़ा सा अंतर ये आता है, जब सामान्य विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं तो उनके सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, विषय अध्यापक होते हैं। लेकिन जब हमारे बच्चे पढ़ते हैं, स्पेशल नीड वाले बच्चे पढ़ते हैं, तो एक स्पेशल एजुकेटर होता है, विशेष शिक्षक, वही उनको सब पढ़ाता है सारे एक लेवल सब्जेक्ट। तक। हाँ जी। क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चा हर नए टीचर के साथ में जल्दी से सामंजस्य नहीं बिठा सकता है। कई बार ये होता है कि बच्चे को टीचर को समझने के लिए बहुत टाइम लगता है, और वो टाइम पीरियड इतना लंबा होता है कि 6 महीने से 1 साल भी हो जाता है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि जब शुरुआती वर्ष हैं बच्चे के, तो उसमें एक ही टीचर वो बच्चे को पढ़ाए, क्योंकि वो इतनी जल्दी से नहीं सीख सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे सीख सकते हैं, जैसे जो हम स्वर्ण बाधित बच्चों की बात करते हैं, या और दूसरी ऐसी और दिव्यांगताएं हैं जिसमें बच्चे अच्छा सीख जाते हैं, तो फिर उनके लिए जैसे सामान्य टीचर होते हैं, विषय अध्यापक जो होते हैं, फिर वही आते हैं, विषय अध्यापक सिखाते हैं। जैसे स्वर्ण बाधित बच्चे, तो उनके साथ में एक जिसे हम साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर बोलते हैं, दुभाषीय जो होते हैं, वो भी होते हैं, और विषय अध्यापक भी होते हैं, ताकि दोनों मिलके बच्चे को वो चीज़ पढ़ा पाएँ। एक व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जी सर। बच्चे के साथ में, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों है भी के साथ में व्यवहार, मतलब टीचर के तरीके से करे भी, में परिवार का लोग के तरीके से करे, परिवार का तो चूंकि भी समझ जाए सारी के, और भी समाज का लोग भी के तरीके से व्यवहार करें, ताकि बच्चों हतोत्साह से न हो, आगे बढ़े, विकासशील हो हमेशा। सर सिंपल सा इसका मतलब बहुत सरल भाषा में इसका आंसर है कि जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं, वैसा ही हमें उनके साथ करना चाहिए, है ना। तो जब हम स्पेशल बच्चों की बात करते हैं, तो हम उनके परिवार को भी यही बोलते हैं कि बच्चा, बेशक आपको ये लगता है कि आपका बच्चा थोड़ा देर से समझता है या समझने में दिक्कत आती है, पर जब आप उससे रिस्पेक्ट से और प्यार से बात करते हैं तो सब समझता है वो। तो आपको बच्चे के साथ में एक तो धीरज नहीं खोना होता, आपको बहुत ज़्यादा धीरज की ज़रूरत होती है जब आप ऐसे बच्चों के साथ में वर्क करते हैं। प्लस आपको उससे कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है कि ये तुम कर उस लो। पर विपरीत प्रभाव पड़े। हाँ जी। मैम, आप चौपाल में पधारी, विशेष आवश्यकता वाला टाबरा शिक्षा क्या दी जा, अभी की जानकारी दी,
आज आपने चौपाल को टेम अठे खत्म हुआ है थैंक चला यू सर। राम राम साहब।